प्यारे बच्चों, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़ रहे हैं भारत के संदर्भ में। उसमें मुख्य रूप से अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच और महासागरीय धाराएं पढ़ी हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि महासागरीय धाराएं किस प्रकार उत्पन्न होती हैं और जलवायु को कैसे प्रभावित करती हैं। इस वीडियो में हम वायुदाब और पवन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय जलवायु को वायुदाब और पवन तंत्र किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आइए समझते हैं। बच्चों, आपको एक बार फिर से याद दिलाती हूँ, पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। उच्च वायुदाब कहाँ होगा? जहाँ तापमान कम होगा, अर्थात ठंडे स्थानों पर। वहीं निम्न वायुदाब कहाँ होगा? जहाँ तापमान अधिक होगा, अर्थात गर्म इलाकों में। बच्चों देखिए, इस चित्र में हम देख सकते हैं, ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है और H उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। सूर्य की गर्मी के कारण ये हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं और जिसके कारण इस क्षेत्र में खालीपन सा आ जाता है। उच्च वायुदाब होता है तो यहाँ की पवनें दौड़कर इस क्षेत्र में आ जाती हैं। इस तरह से हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा है, सूर्य की गर्मी के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है और फिर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और ऊपर उठकर दो भागों में विभाजित हो जाती हैं, जिसके कारण कुछ हवाएं उत्तरी ध्रुव की ओर तथा कुछ हवाएं दक्षिणी ध्रुव की ओर बहना शुरू कर देती हैं, दो भागों में बंट जाती हैं। आपको याद होगा, पिछले ही वीडियो में हमने इनके बारे में पढ़ा था और यह फेरल का नियम कहलाता है। बच्चों, जब ये हवाएं ध्रुवों की ओर जाकर भारी होकर नीचे बैठ जाती हैं और यही हवाएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहना शुरू करती हैं, क्योंकि ध्रुवों पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है और भूमध्य रेखा पर निम्न वायुदाब का। बच्चों, ध्यान से समझना है कि जब ये हवाएं गर्म होकर ध्रुवों की ओर जाती हैं तो ये ऊपरी वायु परिसंचरण का निर्माण करती हैं। वहीं जब ये हवाएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं तो ये धरातलीय पवनें कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये पवनें धरातल के साथ बहती हैं। धरातल के साथ क्यों बहती हैं? क्योंकि ये ठंडी होकर, हमने पढ़ा कि ध्रुवों पर ये ठंडी होकर भारी हो जाती हैं और फिर जब ये भूमध्य रेखा की ओर आती हैं तो धरातलीय पवनें कहलाती हैं। बच्चों, अभी तक हमने पवन तंत्र और वायुदाब के बेसिक्स को समझा है कि ये किस तरह कार्य करते हैं। अब हम वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात किस तरह भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगी। बच्चों, ये जो पवनें हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रही हैं, ये ऊपरी वायु परिसंचरण का निर्माण करती हैं, अर्थात ये धरातल से काफी ऊंचाई पर बहती हैं। इसके विपरीत जब ये पवनें ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं तो ये धरातलीय पवनें कहलाती हैं। याद रखना है आपको। बच्चों, भारतीय जलवायु के संदर्भ में देखते हैं कि वायुदाब एवं धरातलीय पवनें किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करती हैं। बच्चों, मैप पर धरातलीय पवनें देखते हैं, ये धरातलीय पवनें हैं। एक और चीज आपको याद रखनी है बच्चों, कि जो रेड लाइन दी हुई है यह भूमध्य रेखा है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली पवनों को उत्तरी व्यापारिक पवनें कहते हैं। ये पवनें मुड़ गई हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। क्यों मुड़ गई? आपको कार का उदाहरण याद होगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है तो पवनें भी सीधा चलने की बजाय विपरीत दिशा में घूम जाती हैं। ठीक इसी तरह मकर रेखा से भूमध्य रेखा की ओर बहने वाली पवनों को
दक्षिणी व्यापारिक पवने कहते हैं। इन्हें व्यापारिक पवने क्यों कहते हैं? कुछ तो नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा, लेकिन विस्तार से हम अगले वीडियो में इनके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पृथ्वी पर भारत की स्थिति को देखिए। आप देख सकते हैं कि भारत से उत्तरी पूर्वी, देखिए बच्चों, ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने चलती हैं। ये पवने उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। अब उपोष्ण कटिबंध क्या है? बच्चों, अभी हमने कर्क रेखा पढ़ी 23 डिग्री 30 मिनट। 23 डिग्री 30 मिनट कर्क रेखा से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश उपोष्ण कटिबंध है। इसी तरह दक्षिण में भी बच्चों 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक का जो क्षेत्र है मकर रेखा से, यह जो अक्षेत्र है यह उपोष्ण कटिबंधीय अक्षेत्र कहलाता है। हम पढ़ रहे हैं उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से व्यापारिक पवने उत्पन्न होती हैं। जब ये पवने उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती हैं तो इनमें नमी की मात्रा कम होती है। देखिए बच्चों, इस तरह से बह रही है। ये उच्च वायु दाब का क्षेत्र यहाँ है और निम्न वायु दाब के क्षेत्र की ओर ये बहना शुरू करती हैं। इनमें नमी की मात्रा कम होती है। नमी कम क्यों होती है? क्योंकि बच्चों ये धरातलीय पवने हैं और जब ये उच्च क्षेत्र से निम्न क्षेत्र की ओर बह रही हैं तो रास्ते में कहीं भी समुद्र या महासागर के संपर्क में नहीं आती, जिससे ये नमी ले सकें। इसलिए इन पवनों द्वारा वर्षा कम होती है या नहीं भी होती है। तो इस कारण भारत को शुष्क क्षेत्र अर्थात यहाँ वर्षा नहीं होनी चाहिए थी, परंतु भारत में वर्षा अच्छी होती है। कारण क्या है? हिमालय पर्वत की उपस्थिति। देखिए बच्चों, पवने पढ़ रहे थे हम, लगभग ये डायरेक्शन हम पढ़ रहे थे उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की। हिमालय पर्वत उत्तरी गोलार्ध से आने वाली ठंडी पवनों को रोक देता है, इसीलिए भारत की जलवायु शुष्क जलवायु नहीं है। आइए समझते हैं भारतीय जलवायु मानसूनी जलवायु कैसी है और यहाँ अच्छी बारिश कैसे होती है। देखिए बच्चों, भारत में शीत ऋतु में हिमालय क्षेत्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। देखिए बच्चों, हिमालय क्षेत्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है और यहाँ की शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर बहना शुरू कर देती हैं। इन्हीं पवनों के कारण भारत के उत्तरी मैदानों में ठंड होती है। इसके विपरीत ग्रीष्म ऋतु में हिमालय क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, जबकि दक्षिण में हिंद महासागर में उच्च वायुदाब बनने से पवने अपने साथ नमी लेकर आती हैं और हिमालय से टकराकर बारिश करती हैं। इन्हें ही दक्षिण पश्चिम मानसून पवने कहते हैं। देखिए बच्चों, ये दक्षिण है भारत का और ये पश्चिम, तो यहीं से जो हिंद महासागरीय क्षेत्र से जो पवने उत्पन्न होती हैं उन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं और भारत में वर्षा होती है। कारण क्या है? हिमालय की उपस्थिति के कारण। साथ ही साथ देखिए बच्चों, यह वह क्षेत्र है हिमालय के उत्तर में जहां बारिश होती है, लेकिन साथ ही साथ वृष्टि छाया प्रदेश भी देखते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश का अर्थ है जहां वर्षा नहीं होती। हिमालय पर्वत से भारत में वर्षा होती है, लेकिन तिब्बत का क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाता है, सूखा रह जाता है। ध्यान रखना है आपको। बच्चों, हमने पढ़ा कि वायुदाब एवं धरातलीय पवने किस तरह भारतीय जलवायु को प्रभावित करती हैं। आइए ऊपरी वायु परिसंचरण के बारे में पढ़ते हैं कि ये भारतीय जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। बच्चों, ऊपरी वायु परिसंचरण आपको याद होगा जब पवने भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बहती है। साथ ही धरातलीय पवने भी आपको याद रखनी है जब ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं। ऊपरी वायु परिसंचरण में जेट धाराएं पढ़ते हैं बच्चों। डेफिनेशन देखिए, एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं। संकरी पट्टी यानी छोटी, और यह एक धारा की तरह बहती है। हालांकि पवने पढ़ रहे हैं हम, पवन तंत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन यह एक धारा की तरह बहती है, इसीलिए इन्हें जेट धाराएं कहते हैं। और दूसरा बच्चों,
ये धरातल से काफी ऊंचाई पर लगभग 12,000 मीटर या 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये बहती हैं। दूसरा, ये हवाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती हैं। प्रमुख रूप से दो जेट धाराएं हैं बच्चों। एक है ध्रुवीय जेट धारा जो नीले कलर में दिखाई दे रही है आपको, और दूसरी जेट धारा है बच्चों उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं। ये धाराएं हम इसलिए पढ़ रहे हैं बच्चों क्योंकि ये जलवायु को प्रभावित करते हैं। हमने उत्तरी गोलार्ध के बारे में पढ़ा है, दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी तरह की जेट धाराएं हैं बच्चों, लेकिन भारतीय जलवायु को सिर्फ उत्तरी गोलार्ध की उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा प्रभावित करती है, इसलिए इसी जेट धारा के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही बच्चों, ये जेट धाराएं गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं और सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चलती हैं। इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं क्यों कहा गया है? आपको उपोष्ण कटिबंध तो याद हो ही गया होगा बच्चों। मैंने बताया था कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का जो अक्षेत्र है वो उपोष्ण कटिबंध अक्षेत्र में आता है। उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं हम, दक्षिणी गोलार्ध में भी बच्चों ऐसे ही है। 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। जेट धाराएं 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच बहती हैं। देखिए बच्चों, यह है जेट धाराएं हम देख रहे हैं मानचित्र पर, लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच। जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर से बहती हैं, जिसके कारण ये पवनें भारतीय जलवायु को प्रभावित नहीं करती। देखिए बच्चों, ये हिमालय है और ग्रीष्म ऋतु में ये हिमालय के उत्तर से बहती हैं, जबकि इसके विपरीत शीत ऋतु में ये धाराएं शिफ्ट होकर हिमालय के दक्षिण में बहना शुरू कर देती हैं। इससे भारत में पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ आते हैं। आइए समझते हैं भारत में जेट धाराएं और पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ जलवायु को किस तरह प्रभावित करते हैं। तो यह भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर की स्थिति देखिए मैप पर। शीत ऋतु में भारत के पश्चिम में स्थित भूमध्य सागर में चक्रवात बनते हैं। चक्रवात का अर्थ समझते हैं बच्चों। चक्र का अर्थ है गोल गोल घूमना। इस क्षेत्र में पवनें गोल गोल चक्र के रूप में रफ्तार से घूमती हैं और अपने साथ सागर से नमी ले लेती हैं, जिसकी वजह से भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में बच्चों काफी बारिश होती है। इसी दौरान, इसी समय जेट धाराएं भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों से बहती हैं। ये धाराएं भूमध्य सागर से काला सागर और कैस्पियन सागर से बहते हुए शीत ऋतु में नमी धारण कर लेती हैं। नमी के कारण ये भारी हो जाती हैं और अधिक अक्षांश से ये निम्न अक्षांश की ओर बहना शुरू कर देती हैं। शीत ऋतु में जेट धाराएं हिमालय पर्वत के दक्षिण में बहने के कारण, देखिए बच्चों, ये हिमालय पर्वत की स्थिति है। जेट धाराएं ओरिजिन हम पढ़ रहे हैं भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर से होती हुई जब ये भारत में पहुंचती हैं तो हिमालय के दक्षिण में पहुंचकर हिमालय से टकराकर वर्षा करती हैं। इन्हें ही पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कहते हैं। ये विक्षोभ वर्षा लाते हैं और यह वर्षा फसलों के लिए काफी लाभदायक होती है। बच्चों, मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बच्चों, मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में बंगाल की खाड़ी में भी चक्रवात बनते हैं। चक्रवात का अर्थ अभी हमने पढ़ा है। जब ये चक्रवात तटीय इलाकों से टकराते हैं, देखिए बच्चों, भारत का तटीय इलाका, जब ये भारत के तटीय इलाकों से टकराते हैं तो इन इलाकों में बारिश करते हैं और कई बार काफी नुकसान भी होता है। आपने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में आने वाले चक्रवातों के बारे में सुना होगा और वहां होने वाले नुकसान के बारे में भी हम कई बार न्यूज में सुनते हैं।
बच्चों, आज हमने वायुदाब और पवन तंत्र के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम भारतीय मानसूनी पवनों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।